जय हिंद फ्रेंड्स, बात करेंगे आज इंडिया जापान रिलेशंस की। जुलाई 2026 में इंडिया और जापान की एनुअल समिट हुई है और अभी 20 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट MOU साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब इस बैकड्रॉप में इंडिया जापान रिलेशन के पूरी हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी से लेकर इन्वायरमेंट तक से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी इंडिया जापान रिलेशंस को पूरे 360 डिग्री में एनालाइज करेंगे। और ये आपके UPSC या फिर स्टेट PCS में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो सेक्शन आता है वहाँ पे इंडिया जापान रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के बाद हम यहाँ अभी शुरुआत के पहले आपको गारंटी कर सकते हैं कि इस क्लास को होलिस्टिकली आप कर लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और या फिर इसको शेड्यूल कर दीजिए। ऐसे बीच में मत खोलिएगा, शेड्यूल कर दीजिए कि ठीक है मैं कॉपी पेन लेकर बैठूंगा और इन टू इंड इसको करूंगा, क्योंकि इसको करने के बाद आपका एक पिलर इंडिया जापान रिलेशन ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। और जैसे जैसे न्यूज़ में अलग डायमेंशंस आते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे, लेकिन आज के क्लास के बाद आपका इंडिया जापान रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप देखेंगे कि अच्छा न्यूज़ में कुछ ऐसी बात है जो, तो वो एक लाइन आप ऐड कर लेंगे, इसके बाद कुछ बदलेगा नहीं। और कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती है तो वो एक लाइन ऐड हो जाएगा, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा एक होलिस्टिक कंटेंट एंड डिस्कशन है। इस तरह से हम अपने जैसे जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हम सीक्वेंस में कवर करते जाएंगे। अभी आपका जोनल काउंसिल जो सदर्न जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई थी, अमित शाह गए थे, उसमें चेयर किया था उन्होंने और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई है। यहाँ ये हमारे लिए GS पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से आपके लिए मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए सवाल बनते हैं। ये भी आपके न्यूज़ में रहा है, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये पार्लियामेंट ने अमेंड किया है रिसेंटली, तो हमें इसको जानना है कि क्या ओरिजिनल लॉ रहा है, क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ने इसमें एसेंट दे दिया है, गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है, तो ये एक एक्ट बन चुका है। तो हमें जानना होगा कि अब तक क्या था, नया क्या आया है और इसके रिपरकशंस क्या है। तो इस तरह से हम पूरा GS पेपर 2 को पैन करेंगे। और जहाँ तक बात है आपके स्टैटिक की, तो हम NCERT के क्लासेस बीच बीच में पॉलिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स आपको सिखाया उसकी हम बीच बीच में लाते रहेंगे। एंड विद द टाइम हम हफ्ते में कोशिश करेंगे कि एक क्लास आपका लक्ष्मीकांत का आ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को चलानी है ना, तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एनीवे। तो इस तरह से हम पूरे आपके GS पेपर 2 को लेकर चल रहे हैं और हम सिर्फ GS पेपर 2 पर स्टिक करेंगे। बीच बीच में मेरा दिल किया तो हम ज्योग्राफी के NCERTs भी बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यस आई लव ज्योग्राफी। एनीवे, तो शुरू करते हैं। तो इंडिया जापान रिलेशन के अगर हम इसको बात करेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया जापान की जो रिलेशन है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था, तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। बात इतनी पुरानी है कि बुद्ध के ज़माने की बात है। तो वहाँ से शुरू हुई है बात, और कैसे हमने जापानियों के दिल में जगह बनाया 1950 के बाद। हमने जब अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, उसके बाद से कैसे हमने जापानियों के दिल में जगह बनाया, उनका गुडविल जीता। और उसके बाद कैसे 1900 जो डेवलपमेंटल रिलेशन चलता रहा, उधर जापान है वो अपने एटॉमिक बॉम्बिंग के दुख से उभर रहे थे, हम यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो कैसे सिमिलर स्ट्रगल्स और हमने गुडविल जीत करके और स्ट्रगल किया और फिर हमने डेवलप किया रिलेशन। 1990 का दशक आते आते कैसे यहाँ पे बात बढ़ गई है और बात अब जो है ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन जाती है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं, हम इसको सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं रखें, हम इसको स्पेशल करते हैं। अलग अलग फेजेस देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, किन किन पिलर्स पर टिका हुआ है इंडिया जापान रिलेशन, ये भी देखेंगे। उसके बाद सारी खूबियों के साथ कुछ खामियां भी हैं, गुलदस्ते में सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, कुछ दाग भी होते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इंडिया जापान रिलेशन अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है, ये भी देखेंगे। और फिर जहाँ पे चैलेंजेस होगा वहाँ पे हमें सॉल्यूशन की बात तो करनी होगी। बिना सॉल्यूशन के हम आगे बढ़ नहीं सकते या फिर आंसर कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है।
और देखेंगे कि आप भविष्य के आईएएस आईपीएस और जब एसडीएम बनते हैं तो आप किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा करते हैं, आपकी जो एटीट्यूड होती है पढ़ाई के बाद कैसे बदल जाती है और आपकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमें देखें इंडिया जापान रिलेशन, अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से सिविलाइजेशनल फ्रेंडशिप से बात जो शुरू हुई थी, अब इंडो पैसिफिक पे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे आकर के बात अभी तक पहुंच चुकी है। इसको देखेंगे ना, हम देखेंगे कि क्यों हम इंडिया और जापान एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमें हमारे फुल पोटेंशियल को पहुंचने से रोकता है। तो सबसे पहले हम पहला पिलर ये देखेंगे कि पिलर 1 है हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल फाउंडेशंस, राइट। अब बात यह है कि इंडिया और जापान के रिश्ते आज शुरू नहीं हुए। इंडिया और जापान के रिश्ते ये दशकों हजारों साल पहले तब की बात है जब बुद्ध की बात होती थी। बुद्धिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज ये हमें ले जाता है, सिविलाइजेशनल कनेक्शन बनाता है, क्योंकि बुद्ध का जन्म हमारे यहाँ हुआ था ना। बुद्धिज्म जो है बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का, लेकिन बुद्धिज्म रचा बसा किस सिविलाइजेशन में? इंडियन सिविलाइजेशन के खून में बुद्धिज्म नहीं रचा बसा, बुद्धिज्म रचा बसा है जापान में। तो शुरू कहाँ हुआ बुद्धिज्म? इंडिया में, लेकिन रचा बसा कहाँ? जापान में। और दो अलग अलग जियोग्राफिकली डिस्टेंट सोसाइटी। इंडिया कहाँ है? अगर आप वर्ल्ड मैप, आप जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास करेंगे तो आपसे एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपना एटलस, वर्ल्ड एटलस या फिर एटलस खोल के रखेंगे, और जैसे जैसे आपको एक्सक्यूज मी बताया जाएगा अब मैप करते जाएंगे। जैसे आप इंडिया का लोकेशन देखिए तो हम यहाँ हैं, जापान हमारे नॉर्थ ईस्ट से ऊपर पड़ता है, नो लाइक नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग जियोग्राफिकली डिस्टेंट कंट्रीज हैं, लेकिन इनके बीच में जो एक कनेक्शन बनाता है ये है बुद्धिज्म। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बीच में क्या है? हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल फाउंडेशन है। हम आज की बात नहीं करते, हम हजारों साल पहले से कनेक्टेड है। बुद्धिज्म हमें कनेक्ट करती है। अब देखिए यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन क्या हुआ है कि 1945 में जापान पे एटॉमिक बॉम्बिंग होती है। 1947 में भारत आज़ाद होता है। 1950 में हम अपने आप को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद 1952 में ही जब भारत अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर करता है, उसके बाद 1952 में ही हमने जापान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्वॉल्व था और हमारे अगेंस्ट था, राइट, तब के इंडिया के अगेंस्ट था वो। लेकिन जब हम आज़ाद भारत के सरकार आई तब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कोई मन में ऐसी बात नहीं रखी, कोई रिपेरेशन नहीं मांगे कि नहीं हमारे इतना नुकसान हो गया, आपको वार के बाद ये सारे रिपेरेशन जो करने होते वो करना होता। तो ऐसा कुछ कहा नहीं तब के लीडर्स ने, तब के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने। तो इससे क्या हुआ कि दिस कंट्रीब्यूटेड टू जापानीज गुडविल टुवार्ड्स इंडिया। इससे भारतीयों ने क्या किया? जापानियों का गुडविल जीता, राइट। तो बुद्धिज्म तो था ही सिविलाइजेशनल, लेकिन 1950 आते आते हमने एक और बात की, सिविलाइजेशनल कल्चरल जो था उसके साथ हमने जापानियों का गुडविल जीता। कैसे जीता? दिल में जगह बना ली। क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट वार रिपेरेशन नहीं मांगे। हमने ये नहीं कहा कि नहीं वर्ल्ड वॉर 2 में आपकी तरफ से हमारी इतनी क्षति हुई है, आपको ये सब चीज करना। हमने वो चैप्टर छेड़ा ही नहीं। तो इसने हमने जापानियों के दिल में घर बना लिया, और 1952 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिए हैं। और 1952 से लेकर 1980 के दशक तक इधर भारत डेवलप हो रहा था। हम जब आज़ाद हुए थे हमारे पास रोटी कपड़ा मकान के लाले थे। उधर जापान पे बॉम्बिंग हुई है, उसको भी डेवलप करना है। तो 1980 के दशक तक हमारा जो रिलेशन था वो डेवलपमेंटल असिस्टेंस के बेसिस पे था। इसमें भी जापान हमारा हेल्प करता रहा। बात आ चुकी है 1990 का दशक आ चुका, और यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, हमारे रिलेशनशिप में बदलाव देखने को मिलता है कि अब तक जो रिलेशनशिप डेवलपमेंटल असिस्टेंस, गुडविल और सिविलाइजेशनल टाइज पर चल रही थी, अब उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन आ गई है, अब उसमें स्ट्रेटेजिक डायमेंशन आ जाती है 1990 के दशक आते आते। और सन 2000 में जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिरो मोरी विजिट करते हैं इंडिया, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनता है साल
साल, क्योंकि हम इंडिया जापान रिलेशन को कहते हैं कि अब ये कैसा रिश्ता बन चुका है, अब ये मामूली, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंडिया जापान रिलेशन को हम पूछते हैं सन 2000 में योशीरो मोरी आकर इंडिया से पूछते हैं कि हाँ जी बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इंडिया कहता है कि देखिए रिश्ता जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप कहलाता है। कब कहलाता है? 2000 में। तो इंडिया जापान का रिलेशन 2000 में क्या हो जाता है? ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। बात बढ़ती जाती है 2006। अब 2000 के बाद से ना बहुत जल्दी बहुत बदलाव देखे गए, राइट। सो 2000 से 2006 आते आते ये रिश्ता फिर बदल जाता है। फिर पूछा जाता है कि इंडिया जापान का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ग्लोबल पार्टनरशिप तो हमने कह दिया, हम इसमें एक बात और कह देते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप तो हम 2000 में हो गए थे, हमने एक चीज और ऐड की, स्ट्रेटेजिक की। स्ट्रेटेजिक मतलब जहां पे डिफेंस और कंट्री की सोवर्निटी अगर इन्वॉल्व हो जाए वो स्ट्रेटेजी हो जाती है। सो यहाँ से हमने इंडिया जापान रिलेशन के रिश्ते को कैसे डिफाइन किया? स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब 2006 से 2014 तक यानी 8 साल बीते हुए हैं और अभी सरकार बदली हुई है। हमने कहा कि ठीक है, फिर से पूछा गया कि इंडिया जापान रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हमको इसको नया डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप तो 2006 में हम हो ही गए थे। हमने कहा 2014 में नहीं, ये रिश्ता कहलाता है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो इस तरह से हमने कुछ इंडिया जापान रिलेशंस, जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते गए वैसे वैसे हमने इंडिया जापान रिलेशंस को डिफाइन करते गए। इंडिया और जापान के रिश्ते को क्या कहलाता है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते गए। अब 2014 में हमने कहा स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब इसके अंदर 6 पिलर्स थे 2014 में जिस पे हम काम कर रहे थे। पॉलिटिकल कोऑपरेशन था, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल लेवल की भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन चलता आ रहा है 1990 से ही। सिक्योरिटी और डिफेंस इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हमने कहा था इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की बात होने लगी है 2014 में, और ग्लोबल गवर्नेंस यानी यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स वगैरह की भी बात होने लगी है। तो 2014 आते आते इंडिया जापान का रिलेशन क्या कहलाता है? इंडिया जापान का रिश्ता क्या कहलाता है? स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। और 2014 में हमने इतने डायमेंशंस पे काम किया। अब थोड़ा सा हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने देख लिया है 2014 तक, ब्रीफली हम देख लेंगे। फेज 1 हमारा सिविलाइजेशनल फ्रेंडशिप ही रहा है, राइट 1950 से पहले तक। और वो 1950 से 80 तक अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा कि एक तो सिविलाइजेशन कटाई रहा है, कल्चर, उसके बाद हमने जापान का गुडविल जीता जब बात की हमने, और उसके साथ डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो 1950 से 80 तक यही चला है। इकोनॉमिक इंगेजमेंट हुई है 1990 से 2000 के बीच में, जहाँ पे जापान ने हमें हेल्प किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में डेवलप किया। तो ये हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट हुआ। अब स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस जो हुआ है वो हमारा 2000 से 2014 तक है, जहाँ पे हमने टेररिज्म पे एक साथ काम किया है। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्र में सिक्योरिटी कैसी होगी इस पे बात की। हमने इंडो पैसिफिक पे बात करना शुरू की, एक्सेट्रा। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने 2014 से शुरू की है। 5वां फेज जो इंटर होता है इंडो जापान रिलेशन का वो 2020 से शुरू होता है, जिसमें हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। सप्लाई चेन्स रिजिलियंट होना चाहिए, ये देखेंगे सप्लाई चेन्स। उसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे इंडिया जापान अब कोलैबोरेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम काम कर रहे हैं साथ में। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हो इस पे काम कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर्स पे हम साथ में काम कर रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो हमारी जो प्रायोरिटी है आपको दिख रहा होगा ये शिफ्ट हो गई है। और जुलाई 2026 में जब इंडिया जापान का समिट हुआ था उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पहला कौन सा एरिया? इकोनॉमिक सिक्योरिटी। दूसरा कौन सा एरिया? एनर्जी सिक्योरिटी। एंड तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 एरियाज हैं जो इंडिया जापान रिलेशंस के नेक्स्ट फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 एरियाज अब इंडिया और जापान के रिश्ते को डिफाइन करेंगे। अब मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2026 में
अभी 20 अगस्त 2026 में इंडिया और जापान के डिफेंस मिनिस्टर्स ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और वहाँ पे डिसाइड हुआ है कि अब ये जो रिश्ता है, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो कहेंगे कि अब ये जो रिश्ता है ये मूव कर रहा है, फिर से ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब प्रैक्टिकल ऑपरेशनल कोऑपरेशन एट सी, यानी अब जो रिश्ता, अब हमारी प्रायोरिटीज जो कहाँ हुए, वो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस कर रहे हैं, कोऑपरेशन एट सी, महासागरों के में हम एक साथ काम करने, और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल कोऑपरेशन, थ्योरी में बात नहीं कर रहे, ऑपरेशनल कोऑपरेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक, हम देखेंगे अभी इसको डिटेल में। तीसरा हम पिलर देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशन। देखिए इकोनॉमी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, हम सी पे कोऑपरेट करें। अब जब तक सी से भी कोऑपरेट करना है तो क्या करना है, हमें सी के थ्रू ट्रेड ही तो करना है, अदरवाइज हम समुद्र में जाके करेंगे क्या, तो उसके लिए भी हमें जरूरी है ये। सो देखिए इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया, आपको पता है कि जापान इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर रहा है। याद रखिएगा, जापान हैज़ बीन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। अगर हम बात करें तो इंडिया जापान में क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, तो बेसिकली इंडिया जापान को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, मशीनरी, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। और जापान हमें क्या एक्सपोर्ट करता है या फिर हम जापान से क्या इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम दोनों म्यूचुअल हमारा रिलेशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेकिन एक समस्या है, समस्या क्या है कि देखिए सब ठीक है लेकिन सिर्फ ठीक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा है, बट थोड़े की ज़रूरत है, स्कोप है, कि इंडिया और जापान का जो रिश्ता है वो, उसकी जो क्षमता है, उसका जो पोटेंशियल है, उससे बहुत नीचे काम कर रहा है। हमें लगता है ना, हमारा एग्जाम है, हमें लगता है कि नहीं मैंने अपने पोटेंशियल तक काम नहीं किया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम गोज इंडिया और जापान के इकोनॉमिक पोटेंशियल रिश्ते में भी यही लगता है कि हम अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहे। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है रेगुलेटरी बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, उनका जापानीज। कल ही मैं एक जापानीज लड़के से इंटरेक्ट कर रही थी व्हाइल डूइंग माय स्ट्रीट पॉडकास्ट। वो जापानीज, ही वॉज वेरी गुड एट जापानीज, मुझे कुछ आती नहीं है। आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश बट ही वॉज वेरी जैसे हम इंडियंस होते हैं ना बेचारे, इंग्लिश में बड़ा कशमकश करते हैं और हम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। द गाय वॉज दैट एंड ही वॉज वेरी गुड, डूइंग गुड विद द एजुकेशन। सो ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर फील करने की आवश्यकता हम नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको स्टेटस सिंबल हमने बना दिए। एनीवे, सो या लैंग्वेज बैरियर्स हैं ही। बिजनेस कल्चर में डिफरेंस है, दे आर मोर इनोसेंट पीपल, दे वांट प्रेडिक्टेबिलिटी, दे वांट टाइम। पैसे दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है तो क्या करेंगे वो, एनीवे, तो ये सारे हमारे लूप होल्स हैं। आगे देखते हैं, चौथा हम देखेंगे प्रॉब्लम्स आगे डिटेल में। जापान की इन्वेस्टमेंट इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी में क्या है, इसको देखते हैं। याद रखिएगा कि जापान ने हमेशा शुरू से 1952 से लेकर आज तक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसा कुछ समझ लिए कि जापान जो है, जापान हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम मेरे प्रोडक्ट खरीद लो, हम तुमको एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं। जापान क्या करता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है। जैसे वो आपको असिस्टेंट के नाम पर वो आपके यहाँ ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देगा अपने पैसे से। अब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई तो आपके यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। इस यूनिट में कौन एम्प्लॉयड होंगे, आप ही के यूथ होंगे, यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा और यहीं पे वो चीज़ें बिकेंगी। तो बेसिकली जापान हमें डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेच देता है। हमारा डेवलपमेंट, उसका जो एटीट्यूड है जापान का, हमारा और जापान का जो रिश्ता है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ना ही सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, पैसे लो तमाशा देखो, ऐसा नहीं है। जापान दिल से मदद करता है। सो जापान
शुरू से ही प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किया है। वो जैसे कि अब देखिए दिल्ली मेट्रो जापान के कोऑपरेशन से बना हुआ है। जितने भी आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का नाम सुनते हैं जापान के कोऑपरेशन से बना है। जो हाई स्पीड रेल है मुंबई से अहमदाबाद का आपको पता होगा, वो भी जापान के कोऑपरेशन से बना है। नॉर्थ ईस्ट में इतने प्रोजेक्ट्स हुए, ये सारे जापान के कोऑपरेशन से हुए हैं। तो अगर जापान को सोचना है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि किस तरह से जापान हेल्प करता है, तो आप सोचिए जापान आपको कैपिटल भी देगा, ठीक है, उसके बाद उसके साथ टेक्नोलॉजी भी देगा, उस कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी भी देगा, प्लस इस दोनों को यूज करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अपने पैसे लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेगा। और ये सारे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, यानी 200-300 साल लॉन्ग टर्म लोन होते, बहुत ही कम दरों पे होते हैं, राइट। सो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो जापान को जब याद रखना होगा तो ये आपके माइंड में ये रहना चाहिए, ठीक है। सो ये इंडिया और जापान और इंडिया का डेवलपमेंट हिस्ट्री है। कनेक्टिविटी की बात कर लें तो इंडिया और जापान कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। और जापान हमेशा इंडो पैसिफिक जब भी बात करता है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो इंडो पैसिफिक में जो ट्रांसपेरेंट हो, सस्टेनेबल हो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल हो, और जो इंडो पैसिफिक रीजन की जो कनेक्टिविटी है वो उस रीजन की कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट किया जाए, ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जिसमें इवेंचुअली कंट्रीज को अपनी सोवरेनिटी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है। सो जापान का कहना है कि नहीं, इंडो पैसिफिक जो कनेक्टिविटी हो उसमें कंट्रीज़ की, इंडो पैसिफिक की जितने कंट्री हैं उनकी सोवरेनिटी भी होनी चाहिए, राइट। एनीवे, अब हम चलते हैं 6 पिलर देखते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक ऐसी बात है कि यहाँ तक आते आते रिश्ते में बात बढ़ जाती है। आपको पता है इंडिया और जापान बायलैटरल एक्सरसाइजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। धर्मा गार्डियन आप गूगल करना किसका है, इन दोनों कंट्रीज़ की नेवीज आपस में एक्सरसाइज करते हैं। एयर फोर्सेस हैं, हम स्टाफ एक्सचेंज करते हैं, हमारे मिलिट्री के स्टाफ वहाँ जाते हैं, उनके स्टाफ हमारे यहाँ आते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। डिफेंस डायलॉग, आपने 2+2 डायलॉग पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया और जापान के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ तक डिफेंस और सिक्योरिटी में हम काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। और सिंपल ऑब्जेक्टिव है इसका, ये सिंपल इसको सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन की तरह नहीं देख सकते। यहाँ पे हम देखिए ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, हमारे स्टाफ जा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके स्टाफ, उनकी जो डिफेंस के स्टाफ है हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे डिफेंस डायलॉग्स हो रहे हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, यानी हम उनके डिफेंस के फोर्सेस, उनकी डिफेंस की जो वेसल्स हैं उसको हम ऑपरेट कर पाएँ, वो हमारे ऑपरेट कर पाएँ। इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम डिफेंस के एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ हम ऑपरेशनल फेमिलियरिटी भी बना रहे हैं कि समय आने पर हम फेमिलियर रहे एक दूसरे के मिलिट्री ऑपरेशंस से। सो ये सिर्फ डिफेंस का सिंपल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कोऑपरेशन है, क्लियर है। अब मैरीटाइम डायमेंशन इसमें ऐड हो जाता है और ये मैरीटाइम डायमेंशन 2026 का सेंटर पीस डिस्कशन रहा। ऐसा क्यों है? मैरीटाइम मतलब समुद्र वाला जो अब डायमेंशन आता है। मैरीटाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज जो है ना मैरीटाइम ट्रेड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो ये पेनिनसुलर है, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ पे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा रीजन हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, मैरीटाइम है। अगर जापान को देखें तो जापान तो एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तो हम दोनों मैरीटाइम ट्रेड पे डिपेंडेंट है, समुद्र से होने वाले ट्रेड पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया का आप लोकेशन देखिए, ये अगर इंडिया है तो इसके नीचे क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ से आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप वेस्टर्न पैसिफिक में जा सकते हैं। इसके इधर क्या है? अरेबियन सी। यहाँ से आप स्ट्रेट ऑफ बाब एल मानदेव से होकर के यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे आपके पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे आपका रेड सी है, और यहाँ से आप मेडिटेरेनियन होते हुए आप कहाँ जा सकते हैं? ये कौन सा ओशन पहुंच गए हम? अटलांटिक ओशन। सो इंडिया
का लोकेशन ऐसा है कि एक तरफ हम अटलांटिक ओशन तक जा सकते हैं और एक तरफ पैसिफिक ओशन तक जा सकते हैं। और जापान का अगर बात करें तो जापान का लोकेशन ये पैसिफिक ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोनों कंट्रीज ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक पे बात करता है। और इसीलिए हमारे लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन में बात करते हैं। आपका काम है जापान के एटलस के सामने खड़ा जापान के लोकेशन को देखना, और जिस तरह से मैंने इंडिया को वेस्टर्न पैसिफिक से लेकर के अटलांटिक तक कनेक्ट किया, आपको भी इसको कनेक्ट करना है। एनीवे, इसलिए ज़रूरी है और इसलिए हम एक नया डायमेंशन, मैरीटाइम डायमेंशन ऐड कर रहे हैं। आइए, हमने अब समझ लिया कि सारी बातें समुद्र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में के अगस्त में, हाल में ही, अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए, 3-4 दिन हुए हैं, 3-4 दिन नहीं हुए हैं, हाँ 4 दिन हो गए, मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और जापान के डिफेंस मिनिस्टर में, कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा देखिए जरा। और बेसिकली जब भी मैरीटाइम की बात आएगी तो नेवी होगा, उसमें समुद्र में आर्मी थोड़ी जाएगी, नेवी जाएगी। तो इंडियन नेवी और जापान की नेवी को बोलते हैं मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस। तो जापान की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कोऑपरेशन है। क्या क्या करना है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है एक दूसरे को मैरीटाइम से रिलेटेड। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसमें हमको उसके रिलीफ में असिस्टेंट भी देना है, सर्च एंड रेस्क्यू में साथ आएंगे, नवल विजिट्स होगा, यानी यहाँ की नेवी जापान जाएगी, जापान की नेवी यहाँ आएगी, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं और ज़्यादा होंगी, पर्सनल एक्सचेंजेस होंगे, हमारे नेवी के पर्सनल जापान जाएंगे, जापान के पर्सनल हमारे यहाँ आएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, पोर्ट एक्सेस देंगे, यानी जापान की नेवी हमारी पोर्ट यूज़ कर सकती है, हम जापानीज पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज़ भी देंगे। क्लियर है? याद ये रखना है कि यहाँ पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें बात की गई है कि जापान के पास क्या है? टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है। अगर इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इंडिया पे क्या है? इंडिया के पास प्रोडक्शन का स्कोप है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें मेक इन इंडिया के अंदर तो क्या बात बन जाएगी। तो इस पे भी एक्सप्लोर करने की बात की गई कि जापान के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज को इंडियन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के साथ इसको हाइब्रिड करके देखा जाए। अब इसका सिग्निफिकेंट हम क्या है? देखिए, अब बात से आगे बढ़ चुकी है। हमने देखा 2+2 डायलॉग, हमने पढ़ा, आपने पहले भी पढ़ा, 2+2 डायलॉग क्या था ये? जहाँ पे दो कंट्रीज के, जापान और इंडिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर बैठ के बातें करते थे। नाम हमने क्या रखा था? डायलॉग। भले बीच में हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब हम डायलॉग से बढ़ के हम कहाँ पहुंच गए हैं? ऑपरेशनल कोऑपरेशन पे बहुत पहुंच गए हैं। ऑपरेशन अब से बात नहीं है, बात आगे बढ़ चुकी है, बात हाथ से निकल चुकी है। क्लियर है ये? 9th पिलर पे चलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर अभी तक की क्लास आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, सारा का सारा खेल ट्रेड का है, सारा का सारा खेल एनर्जी का है, समुद्र से होने वाले ट्रेड को प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि जापान पूरी आइलैंड कंट्री है, हमारा आधा पेनिनसुलर इंडिया है और हम वर्ल्ड अफेयर में आइसोलेटेड रह नहीं सकते, तो हमें भी समुद्र एक्सेस करना है, जापान को भी करना है। तो समुद्र के कुछ रास्ते होंगे पार्टिकुलर, उन्हीं रास्तों से ट्रेड होता होगा, राइट? जैसे हमारे यहाँ रोड होते हैं, हाईवेज होते हैं, वाटरवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, तो समुद्रवेज भी तो कुछ होता होगा, कहीं से भी तो नहीं लेके जा सकते। तो अब जिन रास्तों से ट्रेड होना है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करनी है, और जिन रास्तों से ट्रेड होता है, जिन रास्तों से समुद्र से हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको स्लॉक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट है इस पे, मैरीटाइम ट्रेड डिपेंडेंट है, सिंपल बात खत्म। अब हमने देख लिया इंडियन ओशन में इंडिया का पोजीशन, मैंने आपको दिखा दिया था कि हमारा ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि हम वेस्ट में पैसिफिक से लेकर के ईस्ट में अटलांटिक तक जा सकते हैं। थोड़ा उल्टा हो सकता है, इसको माइंड मत कीजिएगा, ये वेस्ट की जगह ईस्ट हो सकता है। और जापान का लोकेशन यहाँ है, जापान का पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में इसका अपना है। तो अगर ये दोनों कंट्री, इंडिया का इंडियन ओशन में दबदबा है, लोकेशन तो है कम से कम भाई, है ना, बाकी बातें हटा दो, जापान का पैसिफिक में दबदबा है, तो ये दोनों आ जाए तो इंडो पैसिफिक
इंडो पैसिफिक पे दोनों का दबदबा हो जाएगा, बात बन जाएगी, है ना। जब इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाता है तो बात आगे बढ़ जाती है। तो ये बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर है ये। अब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या होता है, एमडीए क्या होता है, याद रखिएगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और क्यों इंपॉर्टेंट है। सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर, क्यों, क्योंकि ट्रेड है। और सारी अभी देखिए जितने भी वार्स हो रहे हैं, कोई किसी का वेशल उड़ा देता है, कोई कुछ करता है। अब देखिए समुद्र में ना मैरीटाइम, अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो तीन चीज़ अगर हम किसी के बारे में अगर हमको पता चल जाए कि इंडियन ओशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, यूएस कहाँ है एग्जैक्टली, या फिर चाइना का लोकेशन, चाइना की कोई शिप है वो क्या कर रही है। दूसरा, किसकी कौन कहाँ है, पहला हो गया। दूसरा, किसकी वेसल कहाँ मूव कर रही है, चाइना की कोई सबमरीन है वो कहीं मूव करी, हमें पता चल जाए। तीसरी कि अच्छा ये कर क्या रहे हैं। अगर इंडियन ओशन में चाइना है तो कर क्या रहा है, अगर इंडियन ओशन में यूएसए का है तो कर क्या रहा है, अगर यूएसए का कोई शिप है पता चल गया कर क्या रहा है। तो अगर तीन चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए ये विद द टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है मैरीटाइम ट्रेड के लिए। और इसीलिए इंडिया का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंफॉर्मेशन इंडियन ओशन रीजन के लिए ही है। और इंडिया और जापान ने ऑलरेडी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन बना लिया है। अब इंडिया का एक विजन है, जैसे इंडिया का विजन है कि वो समुंदर कैसे होना चाहिए। तो हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु हैं, हमने कहा देखिए समुंदर जो ऐसा होना चाहिए ना कि देखिए जी सबके लिए हो, सबका साथ सबका विकास, यानी शेयर्ड स्पेस हो, सबका सिक्योरिटी हो, सबका डेवलपमेंट हो, सब फूले फले आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी रहे, ऐसा जगह हो कि सब फूले फले, यानी स्पेस फॉर सिक्योरिटी, स्पेस फॉर डेवलपमेंट, स्पेस फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये इंडिया का विजन है और इसको बोलते हैं महासागर, याद रखिएगा। तो महासागर क्या है, इंडिया का विजन है। किसके लिए, मेरे और आपके लिए नहीं, समुद्र के लिए, कि विश्व के समुद्र कैसा होना चाहिए, खुले होने चाहिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, सब फूले फले आगे बढ़े, एवरीवन शुड बी गेट प्रोस्पेरस, सबका डेवलपमेंट हो, सबका सिक्योरिटी हो, समुद्र का गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए। और इसको हमने नाम दिया, इस विजन को हमने नाम दिया महासागर। इसी तरह से जापान का एक विजन है जिसको बोलते हैं फोइप। क्या बोलते हैं, फोइप मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। क्या बोलते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब जापान क्या कहता है कि भाई अब अगर जापान का हम देखेंगे, अभी सबसे ज़्यादा खतरा जापान को अपनी ऑटोनॉमी पे है, क्योंकि उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ। तो वो ऑटोनॉमी की तो बात करेगा ही और रेजिलियंस की बात करेगा। तो जापान कहता है कि फोइप के अंदर जितने भी कंट्री है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी जो भी कंट्रीज हैं जिनका कोस्ट लगता है, वो उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनके पास रेजिलियंस होना चाहिए। तो बेसिकली अभी 2026 के समिट में जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने जापान के फोइप को इंडिया के महासागर से लिंक किया। सो एक तरह से समझ लीजिए कि जापान का फोइप प्लस इंडिया का महासागर, मतलब कि इंडो पैसिफिक पे इंडिया और जापान की मिली भगत हो गई, यहाँ पे मिलकर काम करेंगे। क्लियर है। क्वाड देख लेते हैं। क्वाड आपको पता ही होगा, इसमें 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भी इंडिया और जापान इस क्वाड में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बहुत सारे एरियाज है इसमें, डिजास्टर रीजन्स, बहुत सारी चीज़ें। याद रखिएगा क्वाड नाटो की तरह नहीं है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। यहाँ पे हम इशू बेस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम डिस्कस करते हैं। बट यस, क्वाड में इंडिया और जापान एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना फैक्टर। देखिए दोस्ती तब गहरी हो जाती है जब दो दोस्तों के कॉमन दुश्मन हो जाते हैं, है ना। तो इंडिया और जापान के अलग अलग कोऑपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम दोनों का कॉमन एनिमी है इसलिए हमारी दोस्ती गहरी हो जाती है, ठीक है। सो अब जापान के क्या कंसर्न है, इस चाइना सी, उसमें जापान इंक्रोचमेंट कर रहा है। जापान के कुछ आइलैंड्स है, उस पर सेनकाकू, आप इसको मार्क करिएगा, इस चाइना सी को मार्क करिएगा, उसको भी चाइना क्लेम करता है। मिलिट्री एक्सपेंशन, चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन एक की ऑफ कंसर्न है। ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात करता है चाइना। मैरीटाइम कोएर्सन, ये सारी चीज़ें हैं। चाइना पे सप्लाई चेन के लिए चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है जापान को।
तो ये सारी बात है। इंडिया का क्या कंसर्न है, आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक इशू है। चाइनीज़ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ज़्यादा पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालयन रीजन है उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि वो जब भी चाहेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में घुस जाएंगे और सब कुछ लेके जाएंगे नॉर्थ ईस्ट का, और इंडियन आर्मी यहाँ से वहाँ मूव होती ही रह जाएगी। उसके बाद इंडियन ओशन प्रेजेंस, सिर्फ उन्होंने नॉर्थ ही नहीं, उन्होंने साउथ से भी हमें इंसर्कल किया है। इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड्स हैं, आपकी ये होमवर्क है मार्क करने की, इंडियन ओशन में कितने आइलैंड्स हैं, उन सब में उनका प्रेजेंस है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट कैसा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्वेस्टमेंट है, और एक तरह से वहाँ की जितनी भी कंट्रीज है, चाहे वो आपकी मालदीव्स हो गई, श्रीलंका हो गया, इन सब की सोवर्निटी कहीं ना कहीं चाइना से इन्फ्लुएंस होती है, तो ये सारी बातें हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो अब इन दोनों का हमारा कॉमन एनिमी है। सो इसलिए हम चाइना फैक्टर भी है जो हमें एक साथ लेकर आता है। इसके साथ हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे भी बात करते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी न्यू एज पिलर है इंडो जापान रिलेशन का। सो हम बेसिकली सिर्फ ट्रेड से हम एनर्जी सिक्योरिटी की ओर बात कर रहे हैं, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स पे कोऑपरेट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सप्लाई चेन्स पे बात कर रहे हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद से और जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट और यूएस चाइना में जिस तरह के टेंशन, वैसे समझ में आया कि अगर एक कंट्री पे हम एक कंट्री पे अगर इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट रहे तो हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए इंडिया और जापान जो अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करते हैं। सप्लाई चेन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, सेमीकंडक्टर हमें तो चाहिए ही चाहिए, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम एक जगह से नहीं करके हम अलग अलग जगह से इंपोर्ट करेंगे, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। सो इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कोऑपरेट करने की बात करें, 2026 का जो समिट हुआ था उसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर में कहा भी है। सो इंडिया का अगर देखिए, इंडिया के पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, जापान के पास क्या है, हार्डवेयर है, इंडिया के पास क्या है, आईटी टैलेंट है, जापान के पास क्या है, रोबोटिक्स है, इंडिया के पास क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जापान के पास क्या है, रिसर्च कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट है, जापान के पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, सैंडविच कैसा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। यानी इन दोनों हमारे मतलब इंडिया और जापान के जो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं उनको मिला दें, तो इस तरह का जरा समझिए कि जापान के हार्डवेयर को इंडिया के सॉफ्टवेयर के साथ मिला दें और इस पर थोड़ा इंडियन टैलेंट का हम तड़का लगा दें और इसको जापान के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ परोस दें, तो बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इंडिया जापान रिलेशन के लिए। एनीवे, नेक्स्ट मूव करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है नो हम। इंडिया जापान भी इम्पोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंट है, इंडिया भी इम्पोर्टेंट एनर्जी पे डिपेंडेंट है। सो दोनों कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं, जिसमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पे बात होगी, क्लीन एनर्जी पे चर्चा करें, क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे, हाइड्रोजन पे काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन देख लेते हैं और कैसे देखेंगे कि कैसे पैराडॉक्स है। आपको पता होगा कि जापान एक इकलौता कंट्री है जिसने एटॉमिक बॉम्बिंग सफ़र की है 1945 में, और आपको ये भी पता है कि 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और 1990 से 1990 से 2000 का दशक है जब इंडिया जापान के रिश्ते अचानक से पॉजिटिवली बहुत आगे बढ़े। तो जापान का तो एक अपना दुख है कि भाई मेरे पे एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ है और उसका दोस्त जो है वो भी एटॉमिक टेस्ट कर रहा है, तो ये अफेक्ट तो करेगा। लेकिन हमने, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंसिटिव एरिया तो है, लेकिन हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे भी काम कर रहे हैं, इंडिया और जापान मिलकर काम कर रही है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर 10 एरियाज़ में 10 ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, तो 1-2 एरिया है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, उसको हम बाईपास करके भी आगे बढ़ सकते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन है, बुद्धिज़्म है, एजुकेशन है, कल्चरल एक्सचेंज है, एक्सेट्रा आपको पता है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में क्वाड हो गया आपका, यूएन रिफॉर्म पे दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही है। G4 के मेंबर हैं इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, तो G4 में भी इंडिया और जापान है, G20 में है, आसियान रिलेटेड मैकेनिज्म में भी इन दोनों हैं। तो इस सारी चीज़ें हैं। अब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी जापान का बहुत सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलता रहता है। मेन इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए ट्रेड जो है ना, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं,
जो क्षमता है उतना हम जैसे पढ़ाई नहीं कर पाते, उसी तरह से इंडिया और जापान रिलेशन की जो क्षमता है उस लेवल तक ट्रेड हो नहीं पा रही है। यानी हमारे एम्बिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटकम बहुत यहाँ पे है, तो ये गैप है बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा है जापान का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन भरी है। जापान आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, जापान आपको कैपिटल दे रहा है, जापान आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बैरियर है। अब जापान आपसे क्या चाहेगा इतना कुछ देने के बाद कि भाई आप प्रेडिक्टेबल रहें। जापान को क्या चाहिए? प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। जापान को क्या चाहिए? रेगुलेटरी स्टेबिलिटी चाहिए कि हर चौथे दिन रूल ना बदलें। एफिशिएंसी चाहिए, यानी फटाफट काम हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक की क्लैरिटी हो। जापान को अब सब कुछ देने के बाद इतना तो बेसिक है। इंडिया के पास क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक डिले। आप जब आईएएस बन के जाते हैं तो बैठ जाते हैं फाइल लेकर के, आप लोग ऐसा मत करिएगा, ये सब मत करिएगा। लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा समस्या है। जमीन कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए? टैक्सेशन, टैक्स का क्या होगा? रेगुलेटरी इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, सप्लाई चेन कैसे होगा? तो ये सारी बातें हैं। तो जापान का दूसरा चैलेंज है इंडो जापान रिलेशन में कि जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होता है। तीसरा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है। देखिए, जापान जो है यूएस का अलाई है, आपको पता होगा। जापान यूएस का बहुत क्लोज और डिक्लेयर्ड है, लेकिन इंडिया यूएस का अलाई नहीं है, राइट? तो मान लीजिए ग्लोबल अफेयर में कोई मुद्दा आता है तो इंडिया हमेशा इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता, या इंडिया बाध्य नहीं है कोई पोजीशन लेने के लिए जिसमें जापान और यूएस उस पर पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से थोड़े डिप्लोमेटिक टेंशन्स भी होते हैं। बट हमें तो रसिया के साथ भी रिलेशन रखना है, हमें ईरान के साथ भी रिलेशन रखना है, हमें गल्फ कंट्रीज के साथ भी रखना है, हमें ग्लोबल साउथ के साथ भी रखना है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए जापान के साथ रिलेशन रख पाए। लेकिन जापान यूएस का अलाई है, जहां जाए यूएस पोजीशन लेगा, जापान अपने आप बिना कहे वो उधर झुक जाएगा, हम नहीं हो सकते। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा है चाइना पॉलिसी। देखिए, चाइना पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया और जापान का कंसर्न तो है चाइना के साथ, लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग है। जापान और चाइना, आज आपका होमवर्क है, इस चाइना सी में जाकर देखिए, जापान और चाइना आमने सामने, समुंदर के इधर चाइना है, उधर जापान है। उसमें भी उधर क्या, एक तो छोटा छोटा आइलैंड टुकड़े लगभग लगे हुए हैं और चाइना उस पर क्लेम करते रहता है। इंडिया का जो चैलेंज है मेनली हिमालय की तरफ से है, राइट? तो हमें लगता है कि परसेप्शन है, थ्रेट जो है, लेकिन सेम नहीं है। चाइना का, जापान का अलग है, हमारा अलग है। थ्रेट दोनों कंट्रीज को है बट सेम नहीं है, और दूसरा, जापान का अपना पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है, जापान ने अपने डिफेंस पोस्चर को बहुत हद तक शेप किया, लेकिन अभी भी जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जापान के एक सिक्योरिटी पॉलिसी को शेप करता है। इसलिए जैसे जापान अभी भी बहुत सारे मिलिट्री कोऑपरेशन में अपने आप को इंगेज कर रहा है, लेकिन उसमें भी लिमिटिंग हो सकता है, क्योंकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ये वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ओवर सिक्योरिटाइजेशन, कितना बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए, 5-6 चैलेंज आपको याद होना चाहिए। अब देखेंगे हम वे फॉरवर्ड कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो देखिए, हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, हमने चैलेंजेस देख लिए, राइट? ठीक है, और तो कुछ है नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली, अब हमने चैलेंजेस देख लिए, अब हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो हम रिश्तों को ना एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि पहले बायर सेलर से हम को क्रिएटर बन जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम साथ मिलकर काम करें, रोबोटिक्स में साथ मिलकर काम करें, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, हम इसमें साथ मिल के अगर काम करें तो बात ज़्यादा अच्छी बनेगी। ट्रेड से हम आगे बढ़ के इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें, स्पेशली हम रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बना पाए। रिजिलियंट सप्लाई चेन्स का मतलब कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमारा जैसे सेमीकंडक्टर का सप्लाई इतना तो होना चाहिए कि हमारे क्रिटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो होता रहे, हमारे फार्मास्यूटिकल्स ना स्टॉप हो, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन आए, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई चेन कभी बंद ना हो। इसमें हम
नवल एक्सरसाइजेस को मैरीटाइम आर्किटेक्चर में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम एंटी पायरेसी में काम करें, हम शिप रिपेयर, हम लॉजिस्टिक्स में काम करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बायलैटरलिज्म से रीजनल पब्लिक गुड पे जाएं। इंडिया जापान से लेकर के हम थोड़ा सा, अगर हम इंडिया जापान सिर्फ बायलैटरल से हम थोड़ा सा मल्टीलैटरल में जाएं, यानी हम दोनों मिलकर के आसियान कंट्रीज़ को सपोर्ट करें, बाकी इंडियन ओशन के कंट्रीज़ को सपोर्ट करें, बाकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक में, उनको अगर हम सपोर्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की बात करें, डिजास्टर में उनको हेल्प करें, उनको रिजिलियंट बनाने की बात करें, तो बात अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे भी ध्यान दें कि यस, दोनों इंडिया को ध्यान इसलिए इस पे देना चाहिए कि इंडिया किसी भी अलायंस का सिस्टम ना बनते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है कि किसी भी सिचुएशन में आपका फाइनल, आपको क्या डिसीजन लेना है, आपका रोल क्या होगा, उसको आप बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए हुए आप फाइनल कॉल ले सकते हो, बिना किसी इधर या उधर झुके हुए। वो तो हमें काम भी करना है, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनानी है बिना किसी अलायंस के मेंबर बने हुए हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, बिग पिक्चर हमने क्या बिग पिक्चर देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो अगर हम पूरे रिलेशनशिप को देखें तो हमने सिविलाइजेशन ट्रस्ट की बात की बुद्धिज्म से, और ये फिर हमने गुडविल जीता 1952 में, और इकोनॉमिक कम्प्लीमेंटेरिटी 1990 से 2000 तक में इकोनॉमिक कम्प्लीमेंटारिटी आने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात होने लगी, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इंडो पैसिफिक, हम 2014 आते आते इंडो पैसिफिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करने लगे। अब हम एआई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि देखिए, आप कंक्लूड भी कर सकते हैं कि कैसे कंप्रीहेंसिव इंडिया और जापान की कैसे कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारी नीड्स वो पूरी करते हैं और उनकी नीड्स हम पूरी करते हैं। जैसे इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को कैपिटल चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी चाहिए, हमारी नीड है। और जापान को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। जापान को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल चाहिए। जापान को क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, और इंडिया को जो चीज़ चाहिए, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, ये जापान प्रोवाइड कर सकता है, करता आ रहा है। तो जो चैलेंजेज है हमारी तरफ से, जो चैलेंजेज है, जापान को क्या चाहिए, जापान को प्रेडिक्टिबिलिटी दे दो, जापान को कंसिस्टेंसी दे दो पॉलिसी में, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम कर दो, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लो, ये सारी चीज़ें कर दो। जापान भी, तो जापान इज़ रेडी टू डू ऑल द थिंग्स। तो ऐसा है, अगर हम इस तरह से देखें तो इंडो जापान, हमेशा याद रखिएगा कि जापान हमारे जैसे रसिया हमारे ऑल वेदर फ्रेंड था, जापान ने शुरू से 1950 शुरू से हमें डेवलपमेंटल असिस्टेंट किया है। और जापान का असिस्टेंस ऐसा नहीं है कि ठीक है हम आपको कुछ प्रोडक्ट भिजवा देते, नहीं, जापान आपके घर में आता है, पैसा कैपिटल लगाता है, उसके बाद कैपिटल लगा के वो टेक्नोलॉजी भी देगा, और वहीं पे वो अपना यूनिट भी खोलेगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है, लोकल यूथ उसमें एम्प्लॉयड होते हैं। आपके यहाँ वो कोई भी प्रोडक्ट आप ही के यहाँ मैन्युफैक्चर होगा और आप ही के यहाँ सेल होगा। वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल असिस्टेंट होता है, बहुत 100 200 300 सालों के लिए लंबा लोन होता है, बहुत कम सस्ते ब्याज पे होता है। तो जापान हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, एंड इंडिया भी जापान की बहुत वैल्यू करता है। वी नीड टू वर्क ऑन दिस, और हम इसको और आगे ले जाए। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से हम इंडो जापान रिलेशंस को कंक्लूड करते हैं। अगर आपने इस क्लास को फॉलो किया, अगर आप इसका नोट्स बना लिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका इंडो जापान रिलेशन इज डन। अब आपको ये सीखना है कि कुछ भी हो जाए, इसी कंटेंट को आपको घुमा फिरा के कैसे यूज़ करना है। इतना कंटेंट बहुत है, इसी को 200 शब्द और 150 शब्द में आप 200 शब्द भी अगर लिखने जाएंगे ना, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, जितना आपको मिल गया दैट्स इट। अब अगर फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए इंडो जापान रिलेशन आज से 10 बार न्यूज़ में रहेंगे, मैं 10 बार डिस्कस कर दूंगी इंडो जापान, रट जाएंगे आपके। लेकिन आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए 2 पन्ने का, 2.5 पन्ने का, और थोड़ा सा जगह, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया कि रिसेंटली कोई MOU साइन हुआ है ना, या फिर कोई कुछ डिक्लेरेशन हो गया, तो वो एक लिख लिया आपने। वरना यही रहना चाहिए आपका बेस कंटेंट। कभी भी कंटेंट के पीछे मत भागिए, आपको 200 शब्द ही लिखने हैं वहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। तो इसके साथ हमने इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन को कवर कर लिया है। ये इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में आपका हम जनरल काउंसिल्स कवर करेंगे,
और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट भी आया, उसको भी देखेंगे। अभी देखती हूँ अभी क्या है न्यूज़ में, एक एक करके मे भी अल्टरनेट डेज आपका क्लास जाएगा। बहुत सारे काम होते हैं तो, लेकिन क्लासेस अल्टरनेट डेज पे जाते जाएंगे और आपके क्लासेस इंटरेस्टिंग होंगे। आप बस मन लगा के पढ़िए, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।